अच्छा जी, आवाज आ रही है सबको? अब जो है थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि जो इस कोर्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं, ताकि हमें ये भी पता हो कि हम अगर फर्स्ट वीक में हैं आज, तो हमें 10th वीक में और 11th वीक में क्या करना है। तो एक थोड़ा सा ना एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है। तो वो मैं बना रहा हूँ। और अच्छा, थैंक यू। एक लैंग्वेज है जो कि रेगुलर लैंग्वेज है और उसको आप जनरेट करवाएंगे रेगुलर ग्रामर से। तो पहली कैटेगरी लैंग्वेज की क्या है? रेगुलर लैंग्वेज। उसको जो आप जनरेट करवाएंगे वो किससे करवाएंगे? रेगुलर ग्रामर से। इज इट क्लियर? अब ये होती क्या है ये हमें डिटेल में बाद में बात करनी है। इसी तरीके से जब एक लैंग्वेज है तो उसको कोई ना कोई एक्सेप्ट करके भी बताएगा कि भाई आइदर दिस थिंग बिलोंग टू दिस लैंग्वेज और नॉट। तो वो जो चीज है वो कहलाती है एक्सेप्टर। जर्नल नेम क्या है? एक्सेप्टर। अब एक्सेप्टर भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो ये जो एक्सेप्टर है ये कहलाता है फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसका नाम अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिया था। क्या एक्सेप्टर है? फाइनाइट ऑटोमेटा। तो आपने तीन चीजें देखी, हम इस पर दोबारा बात करेंगे, लेकिन पहले मैं इसकी फुल फॉर्म लिख दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। रेगुलर ग्रामर, आर जी स्टैंड फॉर रेगुलर ग्रामर। एंड एफ ए स्टैंड फॉर फाइनाइट ऑटोमेटा। सही है सर? तो दोबारा रिपीट कर देता हूं। एक लैंग्वेज की पहली कैटेगरी है जो कि कहलाती है रेगुलर लैंग्वेज। उसको जो एक्सेप्ट करता है वो फाइनाइट ऑटोमेटा है। उसको जो जनरेट करता है वो क्या? रेगुलर ग्रामर। इज इट क्लियर नाउ? इस अब एक लैंग्वेज है जो रेगुलर लैंग्वेज से भी अपर लैंग्वेज है, मतलब रेगुलर लैंग्वेज से भी अपर लैंग्वेज है। रेगुलर लैंग्वेज से अपर क्लास में लाई करती है। रेगुलर लैंग्वेज से ज्यादा एफिशिएंट होती है, ज्यादा चीजें उसके अंदर होती हैं। और भी फायदे भी बताता हूँ। वो कहलाती है हमारे पास सी एफ एल। क्या कहलाती है? सी एफ एल। अब ये सी एफ एल क्या है? कि बेसिकली सी एफ एल का मतलब है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। क्या है ये? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज से नेक्स्ट जो लैंग्वेज है वो कहलाती है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अच्छा, ये इसको इस तरह पे डिजाइन करने के पीछे भी एक चीज है हिडन, वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। तो इतना परेशान नहीं होइएगा कि सर ये इसी तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, साथ में लिख देते नाम, हमें समझ में आ जाता। वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। अपने पास लिख लें आप चाहें तो, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। सी एफ एल स्टैंड फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अभी नाम में भी इसकी बहुत सारी मीनिंग छुपी हुई है, लेकिन अगेन इट्स टू अर्ली टू डिस्कस। बस कंफ्यूज होंगे आप और कुछ नहीं होंगे, तो सिर्फ आप इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि सर जिस तरीके से रेगुलर लैंग्वेज थी उसका कोई ना कोई एक्सेप्टर था, कोई ना कोई जनरेटर था, तो इसका भी कोई ना कोई एक्सेप्टर और कोई ना कोई जनरेटर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसका भी एक जनरेटर है और इसका भी एक एक्सेप्टर है। इसका भी एक जनरेटर है और इसका भी एक एक्सेप्टर है। तो जो इसका जनरेटर है वो कहलाती है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, सी एफ जी। क्या कहलाती है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। क्या कहलाती है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। और इसका जो जनरेटर है वो कहलाता है पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा। क्या कहलाता है? पुश डाउन ऑटोमेटा। अब बात करते हैं इस पर थोड़ी सी डिटेल में रुक के। तो आपने देखा कि पहली लैंग्वेज पुश डाउन ऑटोमेटा, बेटा ए स्टैंड फॉर ऑटोमेटा, लिख रहा हूं फुल फॉर्म। ठीक है, पुश डाउन ऑटोमेटा। तो इसका जो एक्सेप्टर है वो कहलाता है पुश डाउन ऑटोमेटा। ऑटोमेटा की स्पेलिंग देख लीजिएगा, गलत लिखी हुई है तो ठीक है।
डबल ए आ गया, तो देख लीजिएगा। अच्छा, अब वापस करते हैं बात। तो ये 6 चीजें आपने देख ली, इसमें कोई कंफ्यूजिंग हो कि भाई सर ये चीज क्या होती है, अभी देखिए डिटेल में बात नहीं कर रहा, हमें पढ़नी ही सारी चीजें, लेकिन अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो पहले हम रेगुलर लैंग्वेज पे फाइनाइट ऑटोमेटा देखेंगे, फिर हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में पीडीए देखेंगे। जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ रहे हैं, अच्छा इसमें एक चीज और है बड़ी है, अब ये स्ट्रक्चर ऐसे क्यों डिजाइन किया सर आपने? तो देखें, अगर एक लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है तो वो फाइनाइट ऑटोमेटा से एक्सेप्ट हो सकती है। इज इट क्लियर? अगर एक लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है तो वो फाइनाइट ऑटोमेटा से एक्सेप्ट हो सकती है। अब जो मैं कह रहा हूं उसको सुन लीजिएगा, अगर एक लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है तो वो पीडीए से भी एक्सेप्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि पीडीए इज अ नेक्स्ट लेवल थिंग। आईफोन 6 के अंदर आईफोन 5 के तमाम फीचर्स मौजूद हैं, आईफोन 9 के अंदर आईफोन 8 के तमाम फीचर्स मौजूद हैं, अपने कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, एप्पल को टेढ़ा कर देते हैं। आईफोन की तो बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जो अपडेटेड वर्जन होता है उसमें पुरानी चीजें जो होती हैं वो तमाम होती हैं। हाँ बिल्कुल, अभी एंड में ना बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे इस पे। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ ये बताना चाह रहा था मैं आपको। इसकी मिसाल वही हो गई कि ये दो लोग हैं, इनको पिकनिक पे जाना है, मतलब कहीं जाना है, तो ये बाइक पे भी जा सकते हैं, कार में भी जा सकते हैं, बाइक पे भी जा सकते हैं, कार में भी जा सकते हैं। अब अगर वो कार में जा रहा है तो वो किसी रीजन की वजह से जा रहा होगा, अदरवाइज ज्यादा कंफर्टेबल कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, एफिशिएंसी के हिसाब से कौन है? फाइनाइट ऑटोमेटा। एक काम जब बाइक पे हो सकता है तो उसको कार की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से ये वाली चीज भी वैलिड है कि रेगुलर ग्रामर रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट कर सकती है। एक आखिरी चीज पूछूंगा, अगर आप सबकी समझ में आ गई है तो सिर्फ यस या नो में जवाब दीजिएगा। क्या फाइनाइट ऑटोमेटा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकता है? बिल्कुल ठीक है, नहीं कर सकता। ये इसकी मिसाल यही है कि बाइक जो है वो 5 लोगों को पिकनिक पे नहीं ले जा सकती, 6 लोगों को पिकनिक पे नहीं ले जा सकती। तो ये बिल्कुल इसी तरह से कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, एक आखिरी स्टेटमेंट, उसमें आंसर दीजिएगा यस या नो का। मुझे भी नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुकून से सुनिएगा पहले, फिर बताइएगा यस या नो। क्या हर रेगुलर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है? बिल्कुल समझ में आ गई बात। हर रेगुलर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। हर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज नहीं हो सकती। ऐसा ही है। इसकी मिसाल, ये कराची है और ये सिंध है। क्या कराची सिंध में मौजूद है? डेफिनेटली है, लेकिन सिंध के बाकी शहर कराची में मौजूद नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, ये जो मैंने फुल फॉर्म लिखी है इनको मैं हटा रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होगी आपके पास। आ, शाम तक या कल तक मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग, ठीक है? तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको ले लें स्क्रीनशॉट। मैं ये फुल फॉर्म जो लिखी थी इनको मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए। ठीक है, चलें जी। अच्छा, अब एक और कैटेगरी है लैंग्वेज की, वो कहलाती है हमारे पास, वो कहलाती है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। और डेफिनेटली जब कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है तो उसका कोई ना कोई एक्सेप्टर भी होगा सर, और कोई ना कोई जनरेटर भी होगा। नाम तो खैर हम लिख ही देंगे। तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होती है, वो क्या कहलाती है? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। पूरा नाम वही है, सिर्फ एस आ गया है। तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ। बिल्कुल। और जिस तरीके से कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है तो उसकी जो ग्रामर है वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है। ठीक
ठीक है, फुल फॉर्म लिख दी मैंने। इसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है CSG। और इसका जो ऑटोमेटा होता है उसका भी बड़ा प्यारा सा नाम है, क्या था, लीनियरली बाउंडेड ऑटोमेटा, LBA। LBA, लीनियरली बाउंडेड ऑटोमेटा। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ लर्निंग या फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं ये बताता चलूँ आपको कि ये वाली जो कैटेगरी है ना, ये ऑब्सोलीट हो चुकी है, मतलब यूज नहीं होती। इसके बाद फोर्थ कैटेगरी में आ जाते हैं हम। लेकिन जब ये डिजाइन हुआ था तो ये था, बिल्कुल था। जिसने बताया था उसका भी नाम ले देता हूँ मैं भी आपको। तो ये लीनियरली बॉन्डेड ऑटोमेटा है। जब ये डिजाइन हुआ था ये चीज मौजूद थी, लेकिन अब ये ऑब्सोलीट हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि अब इसको यूज नहीं करते। थर्ड कैटेगरी, सेकंड से हम डायरेक्ट फोर्थ में आ जाते हैं। लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूँ कि हमें पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ऑटोमेटा, ठीक है। तो अगेन वही रिलेशन है जो पीछे दो समझा दिए आपको, यहाँ पर भी वही चीज है कि सर अगर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होगी तो वो कॉन्टेक्स्ट फ्री भी है, अगर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है तो वो रेगुलर भी है, लीनियरली बाउंडेड ऑटोमेटा तीनों काम कर सकता है, एंड सो ऑन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आराम से। कोई भी क्वेश्चन हो किसी का बेटा? किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, कुछ भी वाइस वर्सा नहीं है यहाँ पर। मतलब RL और CSL ऐसा, वही वाली बात है ना कि RL जो है हर रेगुलर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है, लेकिन हर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, अब ये कराची था, ये सिंध कर लो, ये पाकिस्तान कर लो। तो कराची पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान कराची में मौजूद नहीं है। हर रेगुलर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, लेकिन हर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज रेगुलर नहीं होती। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा जी, ये भी मैं इरेज कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बेटा, हर चीज में है। ये पूरी हायरार्की है, ये डिजाइन। मैंने आपको दो रुक के इसलिए समझा दिए थे कि आप चार एक साथ समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दो रुक के इसलिए समझा दिए थे कि पहले आप दो समझ लें, अदरवाइज चारों एक साथ ही समझाने चाहिए। लेकिन हमारे पास जगह का इशू था और मैं ये चाह रहा था कि आप पहले दो समझ लें। तो बिल्कुल वो बातें जो वहां थी वो यहाँ पर भी है, एंड में एक दफा फिर देख लेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो एक आखिरी चीज होती है, वो भी यही होती है कि आखिरी चीज क्या होती है, ये इसको भी मैं डिजाइन कर देता हूँ। अच्छा, इसके भी एरो डिजाइन कर लेता हूँ, मैं भूल गया था। ठीक है, तो इसके भी जो नाम हैं वो थोड़े अजीब से हैं। अजीब से तो खैर आपके लिए तो सारे नहीं हुए हैं, लेकिन मैं भी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म लिख देता हूँ। रिकर्सिव इन्यूमरेबल, अब ये क्या है अभी बताता हूँ। इसकी जो ग्रामर है वो है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, और इसकी जो मशीन है जो एक्सेप्ट करती है वो कहलाती है ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। सबसे पहले आरी बता देते हैं, आरी क्या है? रिकर्सिव इन्यूमरेबल सेट्स।
रिकर्सिव इनुमरेबल सेट्स क्या होते हैं, हम बताते हैं आपको, मतलब अभी क्या बताते हैं, सिर्फ नाम ही बता दिया आपको काफी है। इसकी जो ग्रामर होती है ना वो अनरिस्ट्रिक्टेड होती है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। मतलब आप ये कह लें कि दुनिया की हर लैंग्वेज किसके अंदर आ सकती है, रिकर्सिव इनुमरेबल सेट्स के अंदर आ सकती है। इसकी जो ग्रामर है ना वो अनरिस्ट्रिक्टेड होती है, इससे आप हर लैंग्वेज को जनरेट कर सकते हैं। मतलब इज द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज, इज द मोस्ट पावरफुल जनरेटर एंड ट्यूरिंग मशीन इज द मोस्ट पावरफुल एक्सेप्टर। मतलब विच कैन एक्सेप्ट एनी लैंग्वेज। अब ट्यूरिंग मशीन जो है ना, ट्यूरिंग मशीन विच कैन एक्सेप्ट एनी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज। मतलब दुनिया की जितनी भी कैटेगरीज की लैंग्वेज है वो कौन एक्सेप्ट कर सकता है, ट्यूरिंग मशीन। आपको आ रहा है या नहीं आ रहा वो अलग बात है, लेकिन ट्यूरिंग मशीन इज द मोस्ट पावरफुल मशीन विच कैन एक्सेप्ट एनी लैंग्वेज ऑफ एनी कैटेगरी। इज इट क्लियर? तो ये आखिरी जो कैटेगरी है ये, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये कहलाती है चॉम्स्की हायरार्की। अब इसका आप ताल्लुक देख लें आपस में, जो चीजें दो पे बताई थी वही चीजें चारों पर हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन चारों को एक्सेप्ट कर सकता है, लीनियरली बाउंडेड ऑटोमेटा तीनों को एक्सेप्ट कर सकता है, पीडीए दोनों को एक्सेप्ट कर सकता है, फाइनाइट ऑटोमेटा सिंगल को एक्सेप्ट कर सकता है। ईडीए अपने से ऊपर की क्लासेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उनका वाला काम नहीं कर सकता। वाइस वर्सा हियर, कि भाई रेगुलर ग्रामर रेगुलर लैंग्वेज के लिए, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दोनों के लिए, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर तीनों के लिए, एंड अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर चारों के लिए। ये पूरी जो मैंने हायरार्की बनाई है ये कहलाती है चॉम्स्की हायरार्की। क्या कहलाती है? चॉम्स्की हायरार्की। जब ये हायरार्की हमने डिजाइन की है ये कहलाती है चॉम्स्की हायरार्की। ठीक है। अब आखिरी इसके इस चीज को हम कंक्लूड कर लेते हैं कि सर सबसे पहले हमें जो पढ़ना है इस कोर्स के अंदर वो क्या करना है, फाइनाइट ऑटोमेटा। चॉम्स्की, CHOM, अच्छा हाँ नाम भी तो ऐसे होते हैं ना, CHOMSKY, चॉम्स्की। ये लिंग्विस्टिक के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। आप सिर्फ गूगल पे चॉम्स्की लिखेंगे आपको इनके बारे में बहुत कुछ, और आप सिर्फ चॉम्स्की हायरार्की लिख दें तो ये वाली सेंटर वाली डायग्राम आपको नजर आएगी। ये मैंने किसी और तरीके से डिजाइन की, लेकिन ये आपको हॉरिजॉन्टल वे में नजर आएगी। चॉम्स्की हायरार्की आपको हॉरिजॉन्टल वे में नजर आएगी। मेरे पास है स्लाइड में, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। अभी व्हाइट बोर्ड का काम खत्म हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चॉम्स्की है। अब हमें जो पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई बिलीव कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि भाई हमें क्या करना है। देखें, अब जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा, एंड फाइनाइट ऑटोमेटा इज अ टॉपिक ऑफ 4 to 5 वीक्स। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं है, फाइनाइट ऑटोमेटा की अलग अलग कैटेगरीज हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर क्या क्या चीज है। फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर 3 तरह के फाइनाइट ऑटोमेटा होते हैं। इनफैक्ट 2 तरह के होते हैं मेन कैटेगरीज। वो क्या होते हैं? एक होते हैं विद आउटपुट, एक होते हैं विदाउट आउटपुट। हमें पहले विद आउटपुट पढ़ने हैं, फिर विदाउट आउटपुट पढ़ने हैं, या पहले विदाउट आउटपुट पढ़ने हैं, मतलब अलग अलग चीजें। फिर एक और चीज होती है वो बताऊंगा, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो शायद आप लोगों ने सुना होगा, जो FIB का काम कर रहे हैं उन्होंने शायद सुना होगा रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे रेगुलर लैंग्वेज। अब ये सिर्फ ये फाइनाइट ऑटोमेटा एक दिन का टॉपिक नहीं है, यही 4-5 हफ्तों का। फिर हम पढ़ेंगे रेगुलर लैंग्वेज के बारे में कि रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है। जो जो टॉपिक पढ़ने हैं वो बता रहा हूँ, ये सब नहीं पढ़ने हमने। क्यों नहीं पढ़ने? क्योंकि हमारी कोर्स आउटलाइन में नहीं है, और जितना हम पढ़ लें वही काफी है। फिर हम पढ़ेंगे पीडीए, फिर हम पढ़ेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और फिर हम पढ़ेंगे ट्यूरिंग मशीन। बाकी जो चीजें हम नहीं पढ़ेंगे, तो क्लियर बता रहा हूँ, नहीं पढ़ेंगे। और हम यही पढ़ लेंगे तो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, ये तो खत्म हो गया है। ठीक है। तो ये चीज है, मतलब रेगुलर लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी हम पढ़ ही लेंगे एक तरीके से, उसका इंट्रोडक्शन वगैरह, ये चीज है। सॉरी, ये हो गई। तो इसी में हमारे तकरीबन काफी सारे वीक्स खत्म हो जाते हैं, और हमारा आखिरी क्लास में जाके हमें ट्यूरिंग मशीन का टाइम मिलता है आखिरी क्लास में। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर सिर्फ दिखने में एक टॉपिक लग रहा है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और पीडीए आप लेके जाते हैं कंपाइलर में तैयार करके यहाँ से, कि हमें ये आता है। तो कंपाइलर में जो पढ़ते हैं आप, तो वहाँ ये बिलीव किया जाता है कि आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और पीडीए आता है। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली ऑटोमेटा,
कि ऑटोमेटा पढ़ लिया, बात खत्म हो गई। ऑटोमेटा की ही ये कॉन्सेप्ट फाइनाइट ऑटोमेटा के, पीडीए के, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के कहाँ लेके जाते हैं आपको? कंपाइलर में। तो कंपाइलर का प्रीरेक ऑटोमेटा, इसीलिए रखा गया है कि ये चीजें जब तक आपको समझ में नहीं आएंगी तो आप कंपाइलर पढ़ नहीं सकते। Is it clear to all of you? Any question till now? यार ऑटोमेटा के स्कोप का मैं जवाब बहुत दफा दे चुका हूँ पिछले कोर्सेज में भी, लेकिन स्टूडेंट जो है ना मुतमईन नहीं होते। या तो मैं जवाब समझा नहीं पाता उनको, या तो वो समझना नहीं चाहते। लेकिन मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, वो रिसर्च ये थी कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से पूछा गया था, पास आउट से, कि आप के कौन से कोर्सेज हैं जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। तो डेफिनेटली प्रोग्रामिंग के कोर्सेज, एआई वगैरह के कोर्सेज टॉप पे ही थे, लेकिन पता नहीं 4th या 5th नंबर पे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन था ऑटोमेटा। क्योंकि ये ना आपको लॉजिक्स बनाने में, पैटर्न को फाइंड आउट करने में बड़ी हेल्प करता है। अगर आप ये चाहें कि मैं आज आपको, ऐसा हो नहीं सकता लेकिन फर्ज करें मैं आपको चाहें आप कि मैं आपको वो एग्जाम्पल, एग्जैक्टली वो एग्जाम्पल करवाऊं जो कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हैं, तो यहाँ जगह की कमी की वजह से वो हो नहीं सकेगा। क्योंकि देखिए कोडिंग का कोर्स तो है नहीं, और जो भी आप प्रैक्टिकल काम कर रहे होते हैं वो कोडिंग में कर रहे होते हैं। तो जैसे अब मैं एक बात बता रहा हूँ कि कुछ चीज जगहों पे हमें चीजें कंप्लीट करना होता है, जैसे कि डीएफए है। अभी आप लोगों की समझ में बात नहीं आ रही होगी, कुछ लोगों के, काफी लोगों की बात समझ में नहीं आएगी। तो वहां हमें हर चीज को कंप्लीट करना होता है। तो अगर मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पे किसी भी चीज को कंप्लीट करने की कोशिश करूँ, कंप्लीट का मतलब होता है हर चीज होनी चाहिए उसके अंदर जो बात हो रही है, तो वो हो नहीं सकता। तो हम क्लास में सैम्पल केसेस लेते हैं और उन पर प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, अगर हमें ये चीज समझ में आ जाएगी तो हमें वहां भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो काम आप 2 लोगों के लिए कर सकते हैं, मुझे बताइए कि आप वो 200 के लिए नहीं कर सकते? अगर आपके पास फैसिलिटीज अवेलेबल हो, जो काम आप 5 लोगों के लिए कर सकते हैं वो आप 50,000 लोगों के लिए भी कर सकते हैं। आपकी रिसोर्सेज ज्यादा होनी चाहिए, डेफिनेटली बहुत आराम से कर सकते हैं आप काम। तो यहाँ पर जब हम कोई सवाल करवाते हैं ना स्टूडेंट का, जो हमसे शिकवा होता है वो ये होता है कि सर आपने जो सवाल करवाया था वो तो 5 लाइन में कंप्लीट हो गया, पेपर में आपने 8 लाइन का दिया था। चले 8 लाइन तो दी, प्रैक्टिकल लाइफ में ये 80 लाइनों का होगा। तो अगर मैं क्लास में एक सवाल करवाने लग जाऊं जिसमें 80 लाइनें हो, यहाँ पर लाइन्स का मतलब कुछ और है लेकिन आप समझ लें लाइन्स है, तो मैं क्लास में कैसे करवा सकता हूँ 80 लाइन्स का सवाल? एक ही सवाल हो पाएगा। तो मैंने आपसे क्या कहा, हमारा फोकस किस चीज पे होना चाहिए कोर्स पढ़ते हुए, इसी में कामयाबी है। अगर आप इसके अलावा कुछ सोचेंगे तो फिर आप सोचते ही रहेंगे। हमारा फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो रही है, या इस तरह की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। तो हमारा फोकस होना चाहिए सेकंड वाले पॉइंट पे। हमारा फोकस होना चाहिए सेकंड वाले पॉइंट पे। सेकंड वाला पॉइंट क्या है कि यार इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी तो मैं कैसे करूंगा। देखिए ना, अगर आप कभी भी जिंदगी में कहीं फंस जाते हैं तो आप सोचते हैं यार पिछली दफा मैं इस पॉइंट पे आके इस तरह से स्टक हो गया था, तो मैंने किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट किया था, किस तरीके से मैं सूरत हाल से निकला था। तो अगर आपने पहले कभी कोई काम किया होगा तो आप डेफिनेटली दोबारा उसी तरह की चीज अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो रही है, और अगर इस तरह की प्रॉब्लम आई तो मैं उनको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको एक, मैं फर्स्ट करिए मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रहा हूँ और आपको पाथ फाइंडिंग का एल्गोरिथम पढ़ा दूं एक एग्जाम्पल पे। अब आप सोचे नहीं दुनिया में तो सिर्फ ये एग्जाम्पल रह गई है, ऐसा थोड़ी है। आई एम टॉकिंग अबाउट एआई बिकॉज बहुत सारे लोगों ने एआई पढ़ा हुआ है और मुझसे भी पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं कोई एक प्रॉब्लम दे दूं, फर्स्ट करिए आपको 8 टाइल बदल, वहां पर भी तो मैं आपको टॉय प्रॉब्लम पे करवाता था ना, 8 टाइल पे। वहां आप ये तो नहीं सोचते थे कि दुनिया में सिर्फ 8 टाइल ही आएगा, लेकिन हम 8 टाइल इसलिए करते थे कि क्लास में हम उसको समझ सकें और उस पर हम बहुत सारी बात कर सकें। तो यहाँ पर भी यही है कि जो हमारी एग्जाम्पल होंगी वो छोटी नहीं होंगी, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उस तरह की एग्जाम्पल हो सकती है। या मैं आपको सवाल दूंगा कि बताएं वो तमाम वर्ड्स जिसमें 2 ए आते हैं
उसका ऑटोमेटा बनाइए। अब कौन आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ही बोलेगा कि 2A वाला ढूंढ के दिखा दें, वो कुछ और बात करेगा, वो आपसे कहेगा वो तमाम वर्ड्स जिसमें 4 कैरेक्टर आते हैं नंबर्स के, या एटीएम में या गाड़ियों के नंबर में इस तरह से होता है। मैं बोलूँ एक डॉक्यूमेंट है जिसमें जितनी भी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर हैं वो मुझे ढूंढ के दिखा दें। तो अब रजिस्ट्रेशन नंबर का एक फॉर्मेट होता है ना, कराची के रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ियों का एक फॉर्मेट होता है या बाइक्स का होता है। तो वो डॉक्यूमेंट एक पूरा सिलसिला चल रहा होगा, आप क्या करेंगे, अब आपको पता है कि सर ने ये बताया था क्लास में, यार अगर स्पेसिफिक पैटर्न ढूंढना हो तो ये करते हैं, तो यार मैं वही ऑटोमेटा बना लेता हूँ, जहां सर ने 2A लिखे थे मैं KHI लिख देता हूँ, कराची के लिए हो जाएगा। अब मेरी बात समझ गए? ये मशीन, ये कंप्यूटर इसीलिए है ना कि आपको रिप्लेस कर सके, या आप इसका वाला काम कर सके, या ये आपका वाला काम कर सके। तो ये आपका वाला काम कैसे करेगा, आपने सिर्फ वो लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है। समझ में आ गई मेरी बात? कोई सवाल है बेटा इसका, यहाँ तक तो पूछ लीजिए। जब ये मीटिंग एंड होगी दोबारा हम ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे कुछ टर्म्स बताऊंगा इस कोर्स की, जो कि थ्रू आउट द कोर्स यूज होंगी, जो कि बेसिक्स हैं। ये डायग्राम जो मैंने स्क्रीन बनाई है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अभी भी मौजूद हूँ। ताकि ये पहली क्लास है, वो दूंगा बेटा, मैं वो दूंगा, वो मसला नहीं है। मैं अभी आपसे ये नहीं कह रहा, मैं अभी कह रहा हूँ ये 5-6 मिनट है, इसमें किसी को कोई भी सवाल पूछना है तो पूछें। जवाब ये नहीं होना चाहिए अभी कि सर कोई सवाल नहीं है। सही है, सवाल पूछें ताकि मैं आपके क्वेरी का आंसर करूँ। क्विज जो होंगे वो कम से कम 4 होंगे, असाइनमेंट जो होंगे वो कम से कम 3 होंगे। ये मिड टर्म आपका है, फाइनल आपका है, प्रोजेक्ट आपका, मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, 15 नंबर का मिनिमम होगा। और प्रोजेक्ट क्या होगा उस पर भी हम बात कर लेंगे, थोड़ा सा आप पढ़ लें एक आध हफ्ते कोर्स, फिर हम प्रोजेक्ट पर बात करेंगे। यूजुअली इस कोर्स में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इसी कोर्स के टॉपिक्स होते हैं, तो स्टूडेंट इस कोर्स के टॉपिक चूज कर लेते हैं, या उस पर कोई एप्लीकेशन डिजाइन करनी होती है तो कर लेते हैं। ये भी आप खुद से सर्च कर सकते हैं कि भाई किस किस तरह के प्रोजेक्ट इस कोर्स में हो सकते हैं। बाकी मैं मौजूद हूँ, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा भी कि ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जब आप किसी कोर्स के अंदर उसी कोर्स के टॉपिक्स को बोलते हैं कि हम ये बनाएंगे, तो डेफिनेटली फिर वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि कोई टॉपिक है वो 90 हफ्ते में आएगा, कोई टॉपिक है वो 11 वीक में आ रहा है, अब आपको प्रोजेक्ट तो 12 या 13 वीक पे जमा करवाना है। फिर अगर आप ऐसा कोई टॉपिक चूज करते हैं तो वो आप खुद से समझते हैं चीज़ों को। मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं, मैंने समर में भी पढ़ाया है, नहीं मैंने मैंने फॉल में पढ़ाया है और मैंने स्प्रिंग में पढ़ाया। फॉल में मैंने मेरे ख्याल से 3 ऑटोमेटा पढ़ाए और स्प्रिंग में मैंने 2 पढ़ाए। मेरे लेक्चर्स तो बहुत मौजूद है इंटरनेट पर, ठीक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ऑटोमेटा की बात कर लो, FYP के मार्क्स लग जाएंगे 2-4 दिन में। मार्क्स तो आ गए हैं लेकिन पब्लिक नहीं करने अभी। हाँ वो तो मैं फैला दूंगा। अच्छा, जो FYP के स्टूडेंट्स हैं उनकी जिनकी ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं 155 हो रहे हैं, तो आप लोग 220 तक ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जिनकी आज मीटिंग्स अनाउंस हो चुकी हैं और उनको अभी तक लिंक नहीं मिले वो मुझे मैसेज कर दें, अभी कर दें, ठीक है, व्हाट्सअप कर दें, नंबर है मेरा। आप मैसेज करें जिनकी मीटिंग्स अनाउंस हो चुकी हैं और उनको लिंक नहीं मिला। चलें, 220 पे मिल रहे हैं हम लोग।